अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी जनपद में बिगुल फूंक चुका है चुनाव का, सारे दल सक्रिय हैं। इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में हमारी चारों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहती है हमारी भोजपुर विधानसभा। और भोजपुर विधानसभा का जिक्र आए और एमआईएम का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम इस टाइम बैठे हैं एमआईएम के जो प्रत्याशी हैं, इन्हीं के जो पार्टी कार्यालय है, इस कार्यालय पर बैठे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत सारे समर्थक भी हैं, यहाँ पार्टी जिला अध्यक्ष भी हैं, महासचिव भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ भोजपुर विधानसभा से जो एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी से बात करते हैं यहाँ पे ताली साहब से कि आखिर ऐसी क्या समस्याएं रही कि इन्हें चुनाव में आना पड़ा। जी आप बताइए यहाँ पे। आपने कहा कि क्या वजह रही जो हमें एमआईएम में आना पड़ा? एमआईएम में नहीं, मेरा सवाल ये था कि ऐसी क्या वजह है जो आपको चुनाव लड़ना पड़ा? वही बता रहे हैं, आगे सुनिए। चुनाव एमआईएम में जब आप आए हैं तो चुनाव लड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि हम नेता किसी को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं? अपना विकास करने या लोगों का विकास करने के लिए? अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, अपने कोल्ड बनाने के लिए, अपने पेट्रोल पंप बनाने के लिए, या लोगों की सहयोग करने के लिए, घर घर पैगाम पहुंचाने के लिए, किसी की कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, उसको देखने के लिए? आज हम नेता चुनते हैं तो उनके पास वक्त होना चाहिए पब्लिक से बात करने के लिए, पब्लिक की सुनने के लिए, उनकी परेशानियां देखने के लिए। आज कोरोना के टाइम में भी आपने देखा, और ये हालात जो देश के रहे हैं, जो आप भोजपुर विधानसभा से मैं हूँ, यहाँ के ही आप मुआयना कर लें। तो सबसे पहली चीज़ है आप कोरोना को ले लें। हालात ये हो गई, मैंने जब मुआयना किया, जब जा के ही देखा हालात लोगों के, कि ऐसा जो मामलात जो देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, कि लोग इस तरीके से तड़प रहे हैं। सरकार खामोश बैठी है, विधायक खामोश बैठे हैं, चाहे पक्ष वाला हो विधायक या विपक्ष पहले जो हार चुके हों, जीत चुके हों, उनकी सबकी मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों ने क्या किया अपने लिए। अपनी बिल्डिंगों में ताला लगाया और खामोशी से घर में बैठ गए, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। लोगों के हालात क्यों नहीं देखे? आप मुआयना करें, आज से पहले जाएं कोरोना के टाइम पे, आप देखें जाके कि लोग तड़प रहे थे, क्यों नहीं आए बाहर, रोडों पे क्यों नहीं निकले, घर घर क्यों नहीं देखा जाके किसके क्या हालात हैं। आप विधानसभा में विधायक थे या पूर्व थे, आपने घर घर के हाल क्यों नहीं लिए? आज मैंने देखा है, मैंने कई सुनारों से बात की, वहां पे मुझे बताया लोगों ने कि मेरे पास करोड़ों रुपए का लोगों ने सोना गिरवी रख दिया अपना दवा कराने के लिए। ये हालात हो गए। हॉस्पिटल सारे फुल थे, लोग जाके सिर्फ फोटो खिंचा रहे थे कि हम जा रहे हैं बस इनकी इयादत करने के लिए, इनको देखने के लिए। लोग हमें देखें कि ये इयादत करने के लिए विधायक जी आए हैं और फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल रहे हैं। नहीं, हालांकि हमने भी भोजपुर विधानसभा में दौरा करा और खासतौर से ग्राम में भी पूरी तरीके से हमने देखा। आपकी कई उपलब्धियां हैं, जैसे आपने एम्बुलेंस भी चलवाई है, कब्रिस्तान की बाउंड्री भी बनवाई है, और भी यहाँ हमने जानकारियां हासिल करी जो हमें ग्रामीणों ने बताया कि आप एक नेता से ज़्यादा समाज सेवी हैं और यहाँ गांव की ग्रामीण लोगों की जो समस्या है उन्हें बहुत भली भांति लेकर चलते हैं। लेकिन अगर पार्टी आपको विजेता बनाती है और आपको विधायक बनाती है, तो ऐसी कौन सी भोजपुर विधानसभा में जो बड़ी समस्या है कि जिनसे आप निजात दिला पाएं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये है कि एक शिक्षा नहीं है। हमारे यहाँ जो रहे विधायक या रहे या जो हैं, कौन से डिग्री कॉलेज उन्होंने बच्चों को दिए हों? समाज के लिए कोई डिग्री कॉलेज दिया हो तो बताएं। इतने टाइम यहाँ पे राज करने वाले लोग, उन्होंने कोई डिग्री कॉलेज दिया हो तो बताएं। बच्चों को शिक्षा का सही इंतजाम किया हो तो बताएं। नाली के देखो, रोडों के हालात देखो, नरेगा के हालात देखो कि नरेगा का पैसा तो आता है, ले लेते, खा लेते, गायब हो जाते हैं। और क्या होता है नरेगा में, देखिए जाके आप हर जगह के हालात देखें। मच्छरों का पनपने की जगह नरेगा बन चुकी है। मेन जगह वो है, नरेगा के नाम पे बस पैसा लूट हो रही है। अधिकारी आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, हालात ये हैं कि ना रोड का पता है, ना नालियों का सही हालात हैं, कि इतनी गंदगी है कि इस वजह से मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं। आने वाला वक्त एमआईएम में अगर हम विधायक बनते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मजलिस किस तरीके के काम करती है।
मजलिस के सिपाही जहां होंगे इंशाल्लाह घर घर तक उनके हाल लेंगे। जो प्रॉब्लम, जो परेशानी युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, किसी को भी होगी, हम घर घर जाके उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब हम आपको लेकर चलते हैं, हमारे जो AIMIM के जिलाध्यक्ष हैं और काफ़ी वक्त से जिलाध्यक्ष हैं, और फिलहाल अभी हमारे AIM के जो जिलाध्यक्ष जी हैं हाफिज अकरम साहब, अभी फिलहाल उनके ऊपर काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हो गई। और ये देखते हुए कि अभी जो प्रोग्राम हुआ था, जो प्रदेश लेवल के जो पदाधिकारी आए थे, उससे MIM जो निकल कर बाहर आई है जनपद में, उसने एक अपना मकाम हासिल कर लिया। और उनसे ही जानकारी हासिल करते हैं कि आगे AIMIM के अन्य पदाधिकारी आते हैं या क्या आगे की कार्रवाई है। और आगे एक तो प्रत्याशी हैं ही, और उनसे ये जानकारी हासिल करते हैं कि आगे और कितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं उत्तर प्रदेश में। बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि आपके साथ जो मामला पेश आए थे, सबसे पहले उसकी बात कर ली जाए। वो मामला दरअसल ये है कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ मैं, कि आपने मजलिस की ताकत को देख लिया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी मजलिस का कोई विधायक नहीं है। उसके बावजूद एक प्रोग्राम था हमारे यहाँ जरारी में, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपके चैनल में भी चली, सभी जगह ये खबर चली। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे साथ हमारी पूरी टीम खड़ी रही, हमारे बड़े पदाधिकारी माजिद हुसैन साहब, प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और बाकी ग्रामीण सभी लोग हमारे साथ खड़े रहे। तो ये एक मजलिस की ताकत है। और पूरे विधानसभा में और अपने चैनल के माध्यम से जो लोग आपके इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि वो मजलिस को सपोर्ट करें। लोग पूछते हैं मजलिस में क्यों हैं, वो मैं मजलिस में इसीलिए हूँ, और उत्तर प्रदेश में पूरे मुल्क में मजलिस की ज़रूरत है, इसलिए मजलिस को मजबूत करें। मतलब एक आरोप है, एक बहुत बड़ी मोहर, एक ठप्पा जिसको हम कह सकते हैं, वो लग चुका है कि मजलिस जो है एक तरीके से भाजपा की बी टीम हो गई है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बीजेपी की टीम बी टीम होने का मतलब ये है कि भाई उसके लिए काम करना। अब मजलिस जहां भी जाती है, आप मुझे बताइए कहां पर बी टीम साबित हुई है। बिहार के अंदर लोग कहते हैं कांग्रेस की वजह से वहां पर कांग्रेस तेजस्वी यादव की सरकार गई है, इल्जाम लगा रहे ओवैसी साहब के ऊपर। आपने 70 सीटें लड़ी कांग्रेस ने वहां पे, और 70 में से मात्र 19 सीटें जीत पाई। और 19 सीटें जो ओवैसी साहब ने लड़ी थी, उसमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की है, और जो 9 सीटें हैं वो गठबंधन जीता है। बाकी सीटें अगर बीजेपी जीती है और भी लोग जीते उसमें से, तो इल्जाम ओवैसी साहब के ऊपर आता है, MIM के ऊपर आता है। अब आप उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी देख लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर गोधरा में नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें जो है ओवैसी साहब ने वहां पर अपना मेयर चुना है। तो वहां पर बीजेपी मजबूत थी, 30-40 सालों से बीजेपी का कब्जा था, आपने उसको वहां पर उखाड़ के फेंका है। मजलिस जहां पर भी है वहां बीजेपी नहीं है। तेलंगाना के अंदर मजलिस है, वहां बीजेपी नहीं है। जहां पर भी मजलिस वहां बीजेपी नहीं है। हम बीजेपी का भी खात्मा करेंगे, कांग्रेस का भी खात्मा करेंगे, और प्रदेश से सपा का भी इंशाल्लाह खात्मा करेंगे। चलिए अध्यक्ष जी, हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे महासचिव जी जो हैं पार्टी के, बड़ी देर से बैठे हैं, इनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। और ख़ासकर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पार्टी के महासचिव तो हैं ही, जिला महासचिव, उसके अलावा सदर विधानसभा सीट से दावेदार भी है हमारे बड़े भाई अयाज भाई। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अयाज भाई, ये बताइए आप हमें कि क्या कारण है जो लोग, अभी खबरें चली हैं, एक तौफीक साहब हैं जो MIM छोड़ के सपा में शरीक हुए, आखिर क्या कारण है इसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है MIM मजलिस के एक जो है अदना छोटे से सिपाही हैं, और सभी लोग जानते हैं जैसा कि ओवैसी साहब को आज जो है लोग बदनाम कर रहे हैं कि वो जो है सिर्फ ब सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, वो सिर्फ ब सिर्फ अपनी कौम की बात करते हैं, वो मुसलमानों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कोई नहीं कह रहा है, ये बात सिर्फ चंद दल्ले कह रहे हैं जो कि सेकुलर पार्टियों के नाम पर दलाली कर रहे हैं और मुस्लिमों को ठगा जा रहा है। 70 सालों से आज मेरे साथ में धोखा हुआ है, और ये हर आदमी जानता है, जनता भी जानती है, हर कोई जानता है कि हमको सिर्फ ठगा गया है। चंद दलों ने अपनी कोठियां बनाई हैं, अपने बंगले बनाए हैं, और मुसलमानों को नीचे दसाया है, जमीन में घुसेड़ दिया है।
आज मुसलमान इतने नीचे क्यों गया है? उनकी वजह से गया है जो कौम के रहनुमा बने हुए हैं, चंद कौम के रहनुमा जिन्होंने सिर्फ दलाली करना जाना है, आपस में लड़ाना जाना है, एक दूसरे से लड़ाया है, थाने में दलाली की है, प्रदेश में दलाली की है, ठीक है, केंद्र में भी उनकी दलाली है, सेंट्रल में भी दलाली है और उनकी राज्य में भी दलाली है, उनकी थानों में भी दलाली फिक्स है, उनकी गांव के अंदर भी दलाली फिक्स है, उनकी ब्लॉक के अंदर भी दलाली फिक्स है। जिला स्तर पे दलाल थे लेकिन वो राज्य स्तर पे दलाल बन गए, उसके बाद में वो जो है सेंट्रल पे जाके दलाल बन गए। इन बड़े बड़े दलालों ने हम लोगों को ठगा है, इन्होंने कौम को नीचे धसाने का काम किया है। इन्होंने जो है ना शिक्षा पे कभी बात की, ना कभी रोजगार पे बात की, ना कभी पढ़ाई लिखाई पे बात की। इन्होंने अगर बात की है तो आपके लिए किस बात पे बात की है कि अगर ओवैसी आ गया तो बीजेपी आ जाएगी, आपको दाल फ्री नहीं मिलेगी, आपको चावल फ्री नहीं मिलेगा, आपको गेहूं नहीं फ्री मिलेगा। इन्होंने सिर्फ आज मुसलमानों को जो है इतना नीच और मानसिक बना दिया, मानसिक बीमार हो चुका है मुसलमान, जो सोच ही नहीं सकता अपने बारे में। वो ये चाहता है कि हमको दाल मिल रही है, चावल मिल रहा है, यही हमारी जिंदगी है और यही हमारे बच्चों की जो है रोजगार, बच्चों के जो है फ्यूचर के लिए यही है। दाल चावल ये मिलता रहे, हमारी जिंदगियां गुजरती रहेंगी, हमारे बच्चों की जिंदगी गुजर जाएगी, उनके आने वाले बच्चों की जिंदगी गुजर जाएगी। ये चंद दलालों की वजह से हम लोग जो है नीचे गड्ढे में जा रहे हैं। इन दलालों का खात्मा इंशाल्लाह करेगी और भोजपुर में जो है यहाँ पे तालिब साहब जीत रहे हैं और इंशाल्लाह आप देख लेना जो है एमीम का परचम यहाँ पर लहराएगा, 101% लहराएगा। चलिए अयाज भाई, आपसे बात करके और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम AIMIM का हो और सर्द मौसम में भी अगर गर्मी ना हो तो सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए, आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप देख सकते हैं कि हाफिज साहब ने यहाँ पर कितने ठीक है, आपसे जो है थोड़ा 2 मिनट का टाइम और चाहेंगे। अभी जो हमारी मजलिस की जो है मीटिंग दिल्ली में 7 तारीख में हुई थी, इस मीटिंग में जो है मजलिस को रोकने के लिए जो प्रोपगंडा रचा गया था, ये किसी अदर कौम ने नहीं रचा है, ये सिर्फ रचा गया है तो हमारी कौम ने रचा है और हमारे जो है बीच में बैठने वालों ने रचा है। क्यों रचा है? क्योंकि ये लोग कुदरत को भूल चुके हैं, ये अपने ईमान को जाया कर चुके हैं। इन्हें मालूम है कि हम जो है खुदा हैं। अरे ये खुदा नहीं है, ये मजलिस को क्या, ये किसी को नहीं रोक सकते। आज एक चींटी को भी हम नहीं रोक सकते हैं, वो अपनी मर्जी से चल सकती है। कौन इंसान है कि इंसान को रोक सकता है? आज मतलब हाजी जी जो एक नमाजी परहेजगार आदमी है, सब लोग जानते हैं, हर कोई जो है आज इज्जत करता है जो है नमाजी परहेजगार दाढ़ी वाले की। आज इन्होंने इतना घटिया काम किया है, इसका जो है बदला इंशाल्लाह जो है भोजपुर की विधानसभा 2022। अब आइए हम बात करते हैं अपने भोजपुर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं हाफिज खालिद साहब, हाफिज तालिब साहब, उनके भाई जो हैं हाफिज मतलब जो है खालिद हुसैन सिद्दीकी साहब, उनसे बात करते हैं जो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर चलते हैं और यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी भी रहे कि यहाँ पर जो जनमानस समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं वो ऐसी कौन सी हैं। हम खास तौर से ग्रामीण की ही बात कर लेते हैं, जरारी ग्राम में, तो ऐसी क्या समस्याएं आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप ज़मीनी हकीकत लोगों को दिखाते हैं। आपकी वजह से जो है सोशल मीडिया की वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो जिंदा हैं, नहीं तो फिर अगर इनकी बात ना बताई जाए तो सोशल मीडिया के द्वारा जो बताई जाती है उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं, ना बताई जाए तो लोग कुछ ना कर पाएँ। जैसे कि आपने बताया कि क्या समस्याएँ हैं जो कि आप इनके खिलाफ आए हैं यहाँ पर जरारी में। हाफिज तालिब साहब हमारे छोटे भाई हैं, ये गोवा रहते हैं, हमारा बाहर कारोबार है, लेकिन अब इसलिए लॉकडाउन के पीरियड में ये लोग यहाँ 2 साल से हैं, तो इन्होंने जब यहाँ की समस्याएं देखी हैं कि लोग कितने परेशान हैं, एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, खाने के लिए कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं है, तमाम परेशानियां इन्होंने देखी, तो हाफिज तालिब साहब ने मुझसे डिस्कस किया है कि भाई साहब एक काम करते हैं, जो हमारे बाहर कारोबार है वो हम यहाँ करते हैं कुछ। तो अभी यहाँ गाँव में हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी साल चालू हो जाएगी, जिसमें 70 से 80 लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हमने 8 महीने से एम्बुलेंस चालू की है, कई गाँव में हमारी चल रही हैं, हिंदू मुसलमान तमाम के लिए सेवाएँ उपलब्ध हैं। डीजल डलाएँ कहीं भी ले जाएँ, फिलहाल ड्राइवर हमारा, मेंटेनेंस हमारा। हॉस्पिटल की चारपाइयाँ हैं, जो मरीज सीरियस कंडीशन में है, घरों पर हॉस्पिटल की चारपाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, वो भी हमने प्रबंध कर रखा है। यहाँ से लेकर गुस्साईगंज तक हमारी चारपाइयाँ बटी हुई हैं, वो जाती हैं। और भी तमाम हम काम कर रहे हैं। फिर एजुकेशन स्कूल की स्कीम ला रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, हम लुक्कड़ सभाएँ भी लगाएंगे अभी इनको जागरूक करने के लिए। मेडिकल सेंटर भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्याएँ हैं, आप गाँव घूम के देख सकते हैं। इस गाँव में 40 साल से विधायकी रही, सपा का और बीएसपी का राज रहा है, बीएसपी का राज रहा है। चाहे वो हारे हैं चाहे जीते हैं, हमेशा मुसलमानों ने उनको समर्थन दिया है।
आप गांव में जाकर देख लें, मवेशी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कम से कम 100 ट्राली कचरा पड़ा हुआ। आज 6 साल से वहाँ पर 7 साल से डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। आप गांव के तालाबों को देख लें, 12-12 फुट ऊंची घासें हो चुकी हैं तालाबों को। सड़कों की हालात दुरुस्त नहीं है और सरकारी स्कूलों के हालात दुरुस्त नहीं है। तो ये बहुत सी समस्याएं हैं जो लोगों की समस्याएं लेकर के हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा। और हाफिज़ सालिब साहब जिस दिन MLA बन जाएंगे MIM से, तो उस दिन हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा लोगों को रोज़गार देना, अच्छी तालीम देना और अच्छी सोच उन्हें बताना। तो ये चीज़ हमारी रहेगी। और क्षेत्र के लोग, जो भी लोग अभी हाफिज़ सालिब साहब को नहीं जानते हैं, वो ये जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लोग अपनी समस्याएं इन्हें बताएंगे, तो हम उसको भी विधानसभा में उठाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान का एक ही कानून होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा गोवा में कारोबार है, बेंगलोर में और जगहों पर है। तो गोवा जैसे शहर में विकलांग को 3000 रुपये पेंशन सरकार दे रही है, वो भी हिंदुस्तान की सरकार है, सूबा अलग है। और 60 साल को 3000 पेंशन दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है जो कि हमसे इनकम टैक्स बराबर लगता है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ 300 रुपये महीना पेंशन मिलती है। हाफिज़ सालिब साहब ये लड़ाई असेंबली में लड़ेंगे जाकर। दूसरी बात कि मोदी सरकार ने कहा कि गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए, हमें कुछ लोगों को फ्री गैस बांटनी है। हमने मान लिया, सब्सिडी 20 रुपये या 40 रुपये आती थी, अब वो भी नहीं आ रही। तो वो छुड़ाने के लिए आप अपील कर रहे हैं आवाम से। तो जो MLA को 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, उसके बाद में रिटायरमेंट में 40-50 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, फिर फ्री सेवाएं उनको आजीवन मिलती हैं, सिर्फ 5 साल के लिए वो आता है, जबकि ये निःशुल्क सेवा होनी चाहिए। अगर एक MLA अपनी सैलरी छोड़ता है, अपनी पेंशन छोड़ता है, तो अरबों खरबों रुपए हिंदुस्तान के सालाना बचते हैं, वो किसके काम आएंगे? तो हाफिज़ सालिब साहब अगर MLA बने तो सबसे पहले ये असेंबली में जाके अपनी जो सैलरी है वो सरकार को गिफ्ट कर देंगे कि मुझे नहीं चाहिए, मैं निःशुल्क सेवा करने यहाँ आया हूँ। हाँ, सबसे पहले। और दूसरा हाफिज़ सालिब साहब ये लड़ाई लड़ेंगे कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश की शुरुआत होगी, तो उसमें MLA के बच्चे सबसे पहले पढ़ेंगे, बाद में वो प्राइवेट में जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब MLA का बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो फिर स्कूल की व्यवस्था भी अच्छी होगी, टीचर भी अच्छे क्वालिफाइड होंगे, बच्चे भी हमारे तालीम अच्छे लेंगे। तो इस वजह से हम पीछे हैं, हमारे पास तालीम नहीं है। बहुत सी ऐसी समस्याएं, हमारी ये सड़क है, तीर्थ यात्रा है। हमारे हिंदू भाई पैदल आते हैं भिंड मुरैना से, और यहाँ गंगा है सिंगीरामपुर में, वहाँ आकर नहान करते हैं। इसमें इतने गड्ढे हैं कि हालात ख़राब हो जाते हैं लोगों, कई एक्सीडेंट होते हैं। तो सबसे पहला काम विधानसभा का ये होगा कि ये तीर्थ यात्रा उनके लिए कंप्लीट कराई जाए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए। तमाम चीज़ें। तो चलिए खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया। और हमारे भाई बैठे, जरा गुड्डू भाई थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। और ये वर्तमान प्रधान के खालाजाद भाई भी हैं, और या यूँ कहें कि मौसेरे भाई हैं। चलिए आप इनसे ही बात करते हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है, बताइए। देखिए सर, यहाँ की समस्याएं तो इतनी है कि शुरुआत करी जाए तो खात्मे का वक्त कम पड़ जाएगा। खत्म होने में बहुत वक्त लगेगा, हो सकता है 2 दिन 4 दिन महीना भर भी गुजर जाए, लेकिन ये हालात कम नहीं होंगे। सबसे पहले तो हम विधानसभा में विधायक उसको चुनते हैं जो हमारी समस्याओं को ख़त्म करे। लेकिन यहाँ माहौल ऐसा है कि जब हम कोई विधायक चुन लेते हैं, चाहे समाजवादी का हो या बसपा का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, सबसे पहले तो वो अपनी जो है बिल्डिंग तैयार करता है। यहाँ सबसे पहले विधानसभा विधायक इसके लिए चुनते हैं कि जो लोगों की समस्याएं हैं उसको दूर करी जाए, एजुकेशन जो है फ्री तालीम दी जाए। फ्री तालीम के नाम पे विधायक अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देता है, वहाँ अपना स्कूल खोल लेता है। विधायक का काम होता है लोगों को फ्री एजुकेशन बांटना, लेकिन विधायक खुद का स्कूल चालू कर लेता है अपनी कमाई के लिए। विधायक का काम होता है मुफ्त इलाज करवाना। विधायक दूसरे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट करके उनके अस्पताल चालू करवा देते हैं कमीशन के नाम पे। तो यहाँ जो है मुझे लगता है कि MIM को सपोर्ट इसलिए भी करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जो है MIM कुछ कर सके, समाज के लिए कर सकते, जनता के लिए कुछ कर सके। और ये सड़कें जो है आज के हालात जो है, सड़कें देखिए, नाली देखिए, पूरी भोजपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, सड़कें नालियाँ गड्ढे इतने भरे हुए हैं कि लोग पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी की तो बात छोड़िए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज़, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम आपको ये बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं, फैक्ट बता सकते हैं कि एक तरीके से जब से प्रदेश लेवल के यहाँ पर पदाधिकारी आए हैं, तो भोजपुर में तब से ज़बरदस्त MIM का झंडा बुलंद हुआ है और ज़्यादा समर्थक यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ हम खुद यहाँ पर हमने दूर दराज घूम के लोगों से जायज़ा लिया, अदर गाँव में गए
सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मुस्लिम गांवों में भी गए, हमने अदर जाके देखा, लोग बहुत से हिंदू भाई भी MIM की तरफ झुक रहे हैं और तालिब साहब के समर्थन में खड़े हैं। तो दोस्तों, मैं जो हमेशा कहता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP 76 न्यूज़। हम फिर मिलेंगे फिर दोबारा किसी और खबर में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।